सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। सो आप सभी लोगों को पता है, आप सब लोग कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच से हो, तो आपके पास एक सब्जेक्ट है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। सो इस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके करिकुलम में है वो सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो सीरीज के थ्रू सीखेंगे और उनको परफॉर्म करेंगे। सो आपके पास कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इस सब्जेक्ट में इंक्लूड हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल। एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स आपके पास इस सिलेबस में है। सो वी हैव टोटल 13 प्रैक्टिकल्स इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो आपके पास 13 प्रैक्टिकल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, लिस्ट टू डिटरमाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। ये प्रैक्टिकल्स आप ऑलरेडी जो आपका थर्ड सेमेस्टर था उसमें परफॉर्म कर चुके हो, तो इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। ये आपके थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रैक्टिकल थे, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, वही सारे प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, सीमेंट के एज पर आईएस कोड्स होते हैं, और वो हम ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको दोबारा से परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यहां से, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय सीव एनालिसिस। तो हम लोग यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। एक और इसमें क्या है कि आपके पास जो एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे, स्लम टेस्ट वाला, वर्केबिलिटी वाला, इसमें क्या है कि इसको इन्होंने दो पार्ट में दिखाया है। एक तो है टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी ऑफ, 8th नंबर पे देखना आप, टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट। एंड जो 9th प्रैक्टिकल आपका, टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट रेशियो, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे स्लम्प पे। तो जो 8th और 9th आपके प्रैक्टिकल हैं, वो दोनों ही प्रैक्टिकल क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। जो 9th पोर्शन है वो कंप्लीटली क्या है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल उसमें नहीं है। बस प्रैक्टिकल हम स्लम टेस्ट 8th करेंगे और 9th को हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकली समझेंगे। तो इसीलिए आपको जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं, अगर मैं इन दोनों को एक ही कंसीडर, तो हमारे पास सिर्फ 12 प्रैक्टिकल इसमें होंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, सो अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So aim of this practical is determination of particle size distribution of fine aggregate by sieve analysis और grading of aggregate. So इस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, आप लोगों के जो एग्रीगेट्स होते हैं उसमें फाइन एग्रीगेट जो होता है उसको हम क्या करेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट सैंपल है उसमें किस टाइप के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो हम इस सीव एनालिसिस टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी शुड नो व्हाट इज एग्रीगेट। तो आप सभी लोगों को पता है कि एग्रीगेट क्या होता है। जब भी हम कोई कंक्रीट का सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसमें हमारे पास सीमेंट होता है, सैंड होता है जिसे हम फाइन एग्रीगेट भी कहते हैं, और कोर्स एग्रीगेट होते हैं जो ग्रेवल साइज के होते हैं, और फिर हम उसमें वाटर कंटेंट ऐड करते हैं। सो फर्स्टली वी शुड नो कि जो हमारे पास ये फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, ये फाइन एग्रीगेट एक्चुअल में होता क्या है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो आपको पहले समझना होगा जो हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं, मेनली हमारे पास क्या होते हैं, एग्रीगेट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर्स एग्रीगेट एंड सेकंड वन इज फाइन एग्रीगेट। ठीक है, अब इसको जनरली आपको समझना है कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंस क्या है। तो कोर्स एग्रीगेट हमारे पास जो होते हैं 4.75 mm, 4.75 mm से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, और इससे जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं फाइन एग्रीगेट में। तो अभी हम जो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का सीव एनालिसिस से, इसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे किसके लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको प्रैक्टिकल समझने से पहले आप सब लोगों को पता होगा इस टाइप से हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एम, एपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। सो हमारे पास एपरेटस रिक्वायर्ड क्या होंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो है वेइंग बैलेंस। तो वेइंग बैलेंस क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। देन हमें जो रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज हम फाइन एग्रीगेट के लिए टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सीव्स रिक्वायर्ड होंगी वो कैसी होंगी, 4.75 mm और उससे लेस साइज की। अब सीव्स क्या होती हैं अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें सीव्स रिक्वायर्ड है 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, एंड एक पेन जिसमें हमारा लास्ट में क्या होगा, सैंपल कलेक्ट होगा। एंड थर्ड वन इज मैकेनिकल सीव शेकर। ये मे भी आपके लैब में अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है।
इफ अगर आपके पास आपके लैब में मैकेनिकल सीव शेकर अवेलेबल नहीं है तो आपको ये टेस्ट मैनुअली परफॉर्म करने का विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। एंड लास्ट जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है शॉवल या स्कूप। अब ये सारे अपरेटस कैसे दिखते हैं, वन बाय वन इसे समझते हैं। तो वेइंग बैलेंस आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, इस टाइप का वेइंग बैलेंस होता है, कुछ आपके लैब में भी होगा। इस टाइप का नहीं होगा तो शायद दूसरे साइज का होगा या दूसरे टाइप का होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके पास वेइंग बैलेंस कैसा है। ठीक है, सीव्स आपकी कुछ इस तरीके की होती हैं, ये अलग अलग आईएस सीव्स है। तो आपके पास जो सीव्स होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, हमारे पास इस टाइप का एक कंटेनर होता है जिसमें इस तरीके की वायर्स होती हैं। ऐसी वायर्स आपकी अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं, हॉरिजॉन्टली भी होती हैं और वर्टिकली भी होती हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इन्हीं जो यहाँ पे वायर का जो मैश बना हुआ होता है उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक सीव का साइज डिसाइड होता है। अब सीव का जो साइज होता है वो डिपेंड करेगा हमारे किस पे, सीव का साइज डिपेंड करेगा हमारे इसी होल पे, किस साइज का यहाँ पे होल बन रहा है उस टाइप का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सीव का आईएस सीव हमारी उस साइज की होगी। तो हम जो सीव साइज यूज कर रहे हैं फॉर फाइन एग्रीगेट्स वो हम यूज कर रहे हैं 4.75 mm और उससे कम साइज की। ठीक है, ये मैकेनिकल सीव शेकर जिसकी मैं बात कर रहा था आपकी लैब में अवेलेबल है तो देन इट्स गुड, अगर नहीं भी है तो फिर कोई बात नहीं। ये हमारे पास स्कूप जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स को सीव्स के ऊपर अरेंज करेंगे। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। उससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें समझा दूं कि हमें जो ये टेस्ट परफॉर्म करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें समझना होगा कि ये टेस्ट हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो कभी भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप उस टेस्ट को परफॉर्म क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट इज थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन को समझते हैं कि ग्रेडेशन क्या होता है, सीव एनालिसिस क्या होता है। तो ग्रेडेशन मीनिंग होता है कि हमारा जो पार्टिकल साइज है, हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल साइज अवेलेबल है। मीन्स हमारे पास अगर कोई भी सैंपल, आप सॉइल का एक सैंपल ले रहे हो, आपको जब तक ये नहीं पता है कि उस सॉइल के सैंपल में हमारे पास, आपने ये तो कह दिया कि मेरे पास फाइन एग्रीगेट है, मेरे पास सैंड का सैंपल है, तो वो सैंड का सैंपल 4.75 mm से तो कम है, लेकिन कितना कम है ये नहीं पता चलेगा ना। तो हमारे पास जो सैंपल है उसमें हर टाइप के पार्टिकल साइज अवेलेबल है, मीन्स 2.36 का भी है, 1.18 mm का भी है। ठीक है, अलग अलग साइज के अवेलेबल हैं, या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं और बाकी रेंज में पार्टिकल्स हैं ही नहीं। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है, एक वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आपका वही होता है जिसमें आपका क्या हो, गुड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज हो, मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन हो हर साइज के पार्टिकल का, वही आपका वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो आपको यही यहां पे ट्राई करना है कि आपका जो पार्टिकल साइज हो वो अलग अलग अवेलेबल हो आपके सॉइल सैंपल में। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो इसीलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेडेशन को, कि हमें पता चल जाए कि हमारे पूरे के पूरे सॉइल सैंपल में कौन कौन से पार्टिकल साइज अवेलेबल हैं। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो आपको सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले जो चीज समझनी है वो प्रोसीजर में क्या है, कि आपको सबसे पहले अपना सॉइल सैंपल लेना है। टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जो यहाँ पे सॉइल सैंपल ले रहे हैं वो अराउंड 1 kg का सैंपल यहाँ पर हम लेंगे, मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सीव्स हैं उन सीव्स में को पहले ही क्या कर लेंगे, एपरेटस को क्लीन कर लेंगे टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि हो सकता है मे बी आपसे पहले किसी ने उसमें टेस्ट परफॉर्म किया हो और उन एपरेटस को सही से साफ नहीं किया होगा, तो आपकी जो वेइंग होगी उसमें क्या हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, उसमें कुछ एरर्स शो हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। और इसमें हम जो सैंपल ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली समझना है, कितना, 1000 ग्राम। तो आप इसमें जो सैंपल ले रहे हो वो आपका सैंपल है 1000 ग्राम या फिर 1 kg। देन आपको क्या करना है, सीव्स को 1 by 1 इस तरीके से अरेंज करना है कि जो आपकी सबसे बड़ी सीव है, हमारे केस में सबसे बड़ी सीव कौन सी है, 4.75 mm, तो वो आपके आएगी टॉप में। और सबसे जो छोटी सीव है आपकी वो कितनी है, 75 माइक्रोन या फिर 0.075 mm, वो आपकी बॉटम में आएगी। तो टॉप टू बॉटम आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर आएगी आपकी बिगेस्ट साइज की आएगी और सबसे बॉटम में आपकी आएगी स्मॉलेस्ट साइज की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीव्स को अरेंज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सैंपल जो आपका है उसमें सैंपल टॉप में आपने क्या करा, अपना
रख लिया, जो भी आपका सॉइल सैंपल है, मतलब हमारे केस में जो फाइन एग्रीगेट है 1000 ग्राम हमने उसको रखा। फिर आपने क्या करना है, मैकेनिकल शेकर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एपरेटस शो कराया था, उस एपरेटस में 10 मिनट्स के लिए इस सैंपल को रखना है। 10 मिनट्स के लिए आपने क्या किया, इस सैंपल को उसमें रखा और मशीन को ऑन किया, तो वो अपने आप उसको क्या करेगा, शेक करेगा मशीन। ठीक है, जब आपकी सीविंग खत्म हो गई, जब आपका 10 मिनट्स ओवर हो गया, तो आपको एक एक करके 1 बाय 1 सारी सीव्स में आपका कितना सैंपल कलेक्ट हुआ उसका वेट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सारे सैंपल्स को कलेक्ट करना है। तो ये आपका, इसके बाद आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव वेट। अब क्यूमुलेटिव वेट क्या होता है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आपको शो कराऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यूमुलेटिव वेट पासिंग थ्रू ईच सीव इज कैलकुलेटेड। जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वेट लिखा आ रहा है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में समझाऊंगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यूमुलेटिव वेट पासिंग, एक सीव से क्यूमुलेटिव वेट कितना पास हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वेट। और इसी प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, 2 बार और परफॉर्म करेंगे, मतलब 3 बार आपको सेम प्रोसीजर करना है, जिससे कि क्या करेंगे, हम लास्ट में उसका एवरेज यहां पे देखेंगे। तो प्रोसीजर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसीजर हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक वीडियो शो करा रहा हूं, इस वीडियो को एक बार देख लो तो देखो क्या हो रहा है। इसमें सबसे नीचे हमने पैन रखा, उसके बाद हमारी उससे ऊपर थोड़ा बड़ी साइज की सीव, फिर उससे ऊपर थोड़ा और बड़ी सीव। तो हमने क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहां छोटे से बड़े के ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, उनको ऊपर के साइड अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, क्लियर। ये हमने अरेंज किया, ये हमारा सॉइल सैंपल है, फाइन एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं 1000 ग्राम, और इसको हमने क्या करा, सबसे ऊपर पहले वेट कर लेते हैं यहां पे कि सैंपल हमारा है या नहीं। तो ये दिख रहा होगा आपको 1000 ग्राम या 1 केजी, जो मैंने आपको कहा था 1000 ग्राम का हमने यहाँ पे सैंपल लिया। देन हमने क्या किया, उस सैंपल को इसके ऊपर डाल दिया, मतलब सबसे बड़ी वाली सीव जो हमारे केस में ये है, और ऊपर से लिड रख दिया इसके। अब ये इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मैनुअली। अगर आपकी लैब में भी मैकेनिकल शेकर नहीं है तो आप इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। शेक आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करोगे और वर्टिकल, दोनों ही डायरेक्शन में करोगे। तो अब हमारे पास आफ्टर 10 मिनट्स जब हमारी प्रोसेस पूरी हो गई, तो 1 बाय 1 हमारे किस सीव में कितना सैंपल कलेक्ट हो रहा है हम उसको मेजर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सीव्स को यहां पे अरेंज किया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सीव है, उसमें कितना सैंपल आया हम वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, रिटेन्ड। सिमिलरली नेक्स्ट सीव में हमारा कितना वेट कलेक्ट हुआ है, हमने 1 बाय 1 यहां पे क्या करा, चेक करना है। 1 बाय 1 हमने सारी सीव्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और उनका वेट यहां पे मेजर किया इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो में थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपको कहा था क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन में भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी इसको हम समझ लेते हैं। आईएस सीव्स है हमारे पास यहाँ पे 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, ये वाली सीव्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं 4.75 mm। तो 4.75 mm ये हमने टेस्ट 3 बार परफॉर्म किया है यहाँ पे, ये 3 बार। तो अब ये मत समझना ये अलग रीडिंग है, ये अलग है, ये अलग। पहले एक रीडिंग को समझते हैं, नंबर 1 को। ठीक है, तो 4.75 mm में वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट रिटेन्ड, हमारा कितना वेट रिटेन हुआ। तो सपोज हमारा वेट रिटेन हुआ 14 ग्राम। ठीक है, दूसरी बार जब हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया उस टाइम हुआ 10, और थर्ड टाइम हमारे पास हुआ 12। तो टोटल तीनों का एवरेज आ गया हमारे पास 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम हमारे पास आ गया वेट यहां पे रिटेन्ड। ठीक है, और अभी इस परसेंट रिटेन्ड को भी थोड़ी देर के लिए चलो समझ लो। परसेंट रिटेन्ड क्या है, टोटल हमारे पास सैंपल कितना लिया था हमने 1000 ग्राम, तो 12 जो ग्राम है, 12 जो हमारे पास ग्राम इसमें रिटेन्ड हुआ है,
उसको मैं ये कह सकता हूं 1.2% होगा वो किसका, 1000 का। तो ये जो 1.2% आ रहा है वो कैसे आ रहा है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 से। सिमिलरली 2.36 mm वाली सीव में हमारे पास फर्स्ट टाइम रिटेन हुआ 22 ग्राम, सेकंड टाइम रिटेन हुआ 38 ग्राम, थर्ड टाइम रिटेन हुआ 30 ग्राम। तो तीनों का एवरेज हमारे पास आ गया 30 ग्राम। तो इसका परसेंट रिटेन हमारे पास हो गया 3। 1.18 mm वाली सीव में हमारे पास 330, 314, 322 ये तीनों अलग अलग टाइम की रीडिंग है, उसका हमने एवरेज किया और यहाँ पे आ गया परसेंट रिटेन। सिमिलरली हम नीचे जाते रहे तो सब में हमारा कितना कितना वेट रिटेन हुआ है उसका हमने एवरेज लिया और फिर यहाँ पे परसेंट रिटेन कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है एक्चुअल में, देखो फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे 4.75 mm, तो यहाँ पे 1.2 जो है क्यूमुलेटिव वेट रिटेन वो 1.2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले रो में 6 और 7 की वैल्यू सेम है, लेकिन 2.36 से ये 3 के बाद सीधे 4.2 कैसे आ रहा है, इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास 3 और 4.2 है, आपको इसको ऐसे समझना है कि जो हमारे 2.36 mm में वेट रिटेन हुआ है परसेंट रिटेन 3% या फिर 30, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 4.75 mm में जो वेट रिटेन हुआ होगा वो 2.3, अगर मेरे पास 4.75 mm की सीव नहीं होती, डायरेक्टली 2.36 की होती, तो वेट रिटेन तो उसमें भी हो ही जाता ना। वो जो 4.75 mm जो उससे बड़े साइज वाली सीव है, अगर उसमें वेट रिटेन हो रहा है तो 2.36 में तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट रिटेन होगा। तो क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन होता है कि उस सीव में कितना वेट रिटेन हुआ और उससे ऊपर वाली सीव में कितना वेट रिटेन हुआ। तो 4.2 कैसे आया है, इस 3 और 1.2 के सम करके। सिमिलरली 1.18 के केस में 36.4 कैसे आया है, ये 32.2 प्लस 4.2 के समेशन से। तो इस तरीके से आप इस पूरी सीरीज को समझ लोगे कि आपके पास क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि किसी भी सीव से 4.2% क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड है, तो इट मींस उस सीव से पास कितना सैंपल हो जा रहा है, 95.8% सैंपल उससे पास हो जा रहा है। तो ये जो परसेंट पासिंग है ये कैसे आ रहा है, ये 98.8 कैसे आया, 100 मतलब यहां पे 100 माइनस 1.2, इसकी हेल्प से हमारा ये 98.8 आया। सिमिलरली 95.8 कैसे आया, 100 माइनस 4.8, 63.6 कैसे आया, 100 माइनस 36.4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टेस्ट कि कैसे आपको इसको परफॉर्म करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में। ठीक है, वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो आफ्टर दैट हमारे पास आता है कैलकुलेशन पोर्शन। तो एवरेज वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड W, जो मैंने कैलकुलेशन वाला पोर्शन वैसे आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो एवरेज वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे आ रहा है। 3 बार हम वैल्यू ले रहे हैं, इसे 3 बार टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 3। तो फॉर 4.75 mm जो मैंने आपको अभी दिखाया था पहले भी, सीव के लिए W कैसा है, 14 था हमारा, 10 था, 12 था, तो वो एवरेज आ गया 12। परसेंट रिटेन्ड, तो परसेंट रिटेन्ड कैसा आ रहा है, वेट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड ऑन सीव अपॉन टोटल सैंपल वेट इन 200, और हमारे केस में वो टोटल सैंपल कितना है 1000, तो डिवाइडेड बाई कितना है, ये जो है ये कितना है वैल्यू हमारी 1000 ऐसे। और वेट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड ऑन सीव कितना आ रहा है हमारा 12। ये मैं आपको किसने बता रहा हूं, एक 4.75 के एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 1.2%। 2.36 के केस में आ गया वो 3%। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म करके बताया, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। वैसे आपका जो सिलेबस है उसमें हो सकता है ये ऊपर नीचे हो अरेंज। ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन मैं आपको बता चुका हूं, फॉर 4.75 mm ये 1.2 ही रहेगा, और जो आपका आगे वाली वो होंगी सीव्स होंगी उनके केस में जैसे 2.36 mm था, तो ये 1.2 प्लस 3 से हमारे पास क्या हो गया 4.2, मतलब ऊपर वाला ऐड हो जाएगा आपके नेक्स्ट वाले वेट रिटेन में। फॉर 1.18 क्या हो जाएगा 4.2 और 32.2 36.4। ठीक है, परसेंट पासिंग कैसे आता है हमारा, रिटेन्ड जो होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 100 माइनस। तो फॉर 4.75 100 माइनस ये 1.2, और फॉर 2.36 100 माइनस 4.2, ये वाला 4.2, तो ये आ गया आपका 95.8%। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बहुत ही बेसिक लेवल की कैलकुलेशन इसमें यूज होगी। उसके बाद हमारे पास ये एक IS 383 1970, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम टेस्ट को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि हमारा जो सैंपल है वो कैसा है, वेल ग्रेडेड है या
पुअरली ग्रेडेड है, मतलब उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स तो नहीं है, या उसमें वेरिएशन है कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के बीच में, तो इसीलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो फाइन एग्रीगेट्स के लिए IS 383 1970 ने क्या किया है, परसेंटेज पासिंग फॉर के बेसिस पे 4 ग्रेड्स बनाए हैं। ग्रेडिंग जोन 1, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बेसिस पे उसने क्या किया है, हमारे पास 4 जोन बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं, उसका कहना है कि अगर हमारी 10 mm सीव, जो हमने इस अपने टेस्ट में ली नहीं, हमने सीधे 4.75 mm ली है, तो अगर 4.75 mm से 90 to 100% पासिंग है, ग्रेडिंग जोन 2 से भी 90 to 100 है, 3 से भी, 4 से भी, 4 में 95/100 है, और 2.36 में इतनी पासिंग है, 1.18 में इतनी है, 600 में इतनी है, 300 में इतनी है, 150 में इतनी है। तो उस बेसिस पे कुछ ग्रेड्स बनाए। अब 1 by 1 हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं 4.75 mm। तो हमारे केस में अगर मैं वापस जाता हूं टेबल में, तो हमारे केस में 4.75 mm से है 98.8। तो इट मींस ये हमारा क्या कर रहा है, सब में ही आ रहा है। 4.75 mm तो हमारा सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हमारा जो सैंपल है वो दोनों में है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 2.36 mm। तो 2.36 mm में हमारा कितना था, 95.8। अब इसे चेक करते हैं 95.8 किस में आ रहा है, तो 95.8 इसमें नहीं है, तो इट मींस हमारा ग्रेडिंग जोन 1 में तो नहीं है, ठीक है। 75 to 100 में आ रहा है, 85 to 100 में आ रहा है, 95 to 100 में आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1.18 mm। 1.18 mm, अब इसमें चेक करते हैं 1.18 में, तो 1.18 में हमारा जो सैंपल है 63.6% पासिंग है। तो इसके बेसिस पे 63 पॉइंट हमारा इसमें तो नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी बाहर है। 63 हमारा 2 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा है। तो दैट मीन हमारा जो सैंपल है वो किसमें, ग्रेडिंग जोन 2 में है। तो ग्रेडिंग जोन 2, तो इन दिस केस इन कंपैरिजन विद टेबल 4 IS 383 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द फाइन एग्रीगेट कोरस्पॉन्ड्स टू ग्रेडिंग जोन 2। तो जो हमारा फाइन एग्रीगेट है वो कौन से जोन में आता है, ग्रेडिंग जोन 2। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम ध्यान में रखने हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको क्या करना है, जब आप इन सीव्स को यूज करेंगे, तो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिकल आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वायर ब्रश से अपनी सीव्स को क्लीन कर लेना है। क्योंकि जो इससे पहले अगर किसी ने उस पर टेस्ट को परफॉर्म किया होगा, तो मे बी चांसेस हैं कि उसमें क्या हो, कोई एग्रीगेट रह गया हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रिकॉशन इसमें ध्यान रखना है कि आपको एग्रीगेट्स को क्लीन करना है। एंड सेकंड थिंग इज वेइंग शुड बी डन वेरी केयरफुली। तो जो भी आप इसमें वेट मेजर करोगे उनको आपको बहुत प्रिसाइजली वेट करना है, और अपनी जो रीडिंग नोट डाउन करनी है वो भी बहुत ज्यादा क्या करनी है, एक्यूरेट करनी है, ठीक है। सो ये था आपका प्रैक्टिकल, जिसमें हमने देखा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या सीव एनालिसिस टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं हम अपने फाइन एग्रीगेट सैंपल में। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। So hello students, we are performing concrete technology labs practical in this video, and today we will discuss your practical which is to determine silt in fine aggregate। ठीक है, to determine silt in fine aggregate ये है हमारा next practical। तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है देखते हैं। Let's start। So apparatus required in this tests are measuring cylinder, sand, water, salt। तो पहले आपको समझना है कि हम सिल्ट को क्यों निकाल रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी पोर्शन आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में हमारा जो ये प्रैक्टिकल है हमें परफॉर्म क्यों करना है, टू डिटरमाइन सिल्ट इन फाइन एग्रीगेट। तो आप सब लोगों को पता है फाइन एग्रीगेट क्या होता है, आपका पार्टिकल्स विच आर लेस देन साइज इन 4.75 mm। तो 4.75 mm से जो आपके कम साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते थे, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि फाइन एग्रीगेट जो होता है ना, जनरली हम जब एग्रीगेट बनाने के लिए यूज करते हैं तो वो हमें चाहिए होता है सैंड। बट फाइन एग्रीगेट में आपका सैंड भी आता है, सिल्ट भी आता है, क्ले भी आता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके फाइन एग्रीगेट में सैंड में सिल्ट कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम कैसी क्रिएट करता है, देखो सबसे पहले तो ये क्या करता है हमारे सैंपल में, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में, ये क्या करता है कि अगर हमारा सिल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, अनस्टेबल करता है हमारे फाइन एग्रीगेट सैंपल को। क्यों, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है या एक्सपेंड करता है, मतलब ये अनस्टेबल रहता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, हमारे जो कॉन्क्रीट सैंपल है उसकी जो सैंड है उसकी बॉन्डिंग को कम करता है, किसके साथ,
कोर्स एग्रीगेट के साथ और सीमेंट के साथ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट के साथ वो कम होती है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो कंक्रीट है उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। सो हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे जो फाइन एग्रीगेट है उसमें क्या हो, ये सिल्ट कंटेंट कम हो। तो परमिसिबल सिल्ट कंटेंट जो कोड के अकॉर्डिंग परमिसिबल जो सिल्ट कंटेंट है वो है 6%। तो 6% से ज्यादा आपका क्या नहीं होना चाहिए सिल्ट कंटेंट हमारे इसमें सैंड में, ठीक है। तो एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड है हमारे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, तो फर्स्ट वन इज मेजरिंग सिलेंडर। आप सब लोगों ने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में जरूर परफॉर्म किया होगा कि मेजरिंग सिलेंडर होता था एक, तो उसका साइज ऑफ 250 ml। देन सैंड का टेस्ट है तो सैंड सैंपल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए NaCl, ठीक है। तो प्रोसीजर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेजरिंग जो सिलेंडर है आपका, जो आपका 250 ml का सिलेंडर था, उसमें क्या करना है आपको 50 ml तक आपको क्या करना है, यहां पे एक 1% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर 50 ml तक आपको क्या करना है इसमें फिल करना है। 50 ml तक आपने क्या कर दिया, यहां पे इसको फिल कर दिया। बट पहले समझ लेते हैं 1%, ये 1% का मतलब क्या है, 1% सॉल्ट मीन्स क्या होता है। तो आपका जो 1% सॉल्यूशन है ये कैसे बनता है सॉल्ट का, आपको क्या करना है 1 ग्राम NaCl ऐड करना है किसके साथ, 100 ml H2O के साथ। 100 ml H2O के साथ जब आप क्या करोगे 1 ग्राम NaCl ऐड करोगे तो आपके पास 1% सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 250 ml का जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है उसमें 50 ml तक आपने क्या कर देना है, इस 1% सॉल्यूशन को ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जब आपने देखो 50 ml तक तो आपने क्या करा, फर्स्ट ऐड कर दिया, देन आपको क्या करना है, अब इसमें सैंड को ऐड करना है इस सॉल्यूशन में। तो जैसे जैसे आप सैंड इसमें फिल करोगे तो क्या होगा, आपका ये लेवल ऊपर उठेगा। तो कब तक करना है, जब तक आपका क्या हो जाए, ये 100 ml तक ना हो जाए। अब आपने पहले तो सॉल्यूशन डाला था, अब उसमें सैंड ऐड की तो वो 100 ml तक आ गया, ठीक है। अगेन आपने थर्ड टाइम क्या करना है, फिर से सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है इसमें, और इसको फिर से टोटल कितनी हाइट दे देनी है 150 ml। तो आपने के पास अब टोटल हाइट कितनी हो गई 150 ml, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ऊपर से इस सिलेंडर को कवर कर लेना है, और उसके बाद इसको बहुत क्या करना है, अच्छे से शेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा 5 मिनट तक इसको शेक किया, उसके बाद इसको 3 आवर्स के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना है। क्या करना है, आपने 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है 3 आवर्स के लिए। तो 3 आवर्स के लिए हम क्यों छोड़ रहे हैं, जिससे कि इसमें जितना भी क्या हो आराम से सिल्ट कंटेंट। अब आपको मैंने बताया था कि 4.75 mm से नीचे क्या होते हैं, सब फाइन एग्रीगेट होते हैं, बट जो सिल्ट का साइज होता है वो सैंड से छोटा होता है। तो इट मीन सिल्ट क्या होती है, हल्की होती है एज कंपेयर टू सैंड। तो जब ये 3 आवर्स के बाद सेटल्ड होंगे तो सिल्ट कंटेंट क्या होगा हमारा, सैंड के ऊपर एक लेयर बना के क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा यहां पे। मतलब इस तरीके से हमारा यहाँ पे सिल्ट की लेयर आ जाएगी सैंड के जस्ट ऊपर। तो आपको क्या करना है, सिल्ट लेयर का वॉल्यूम जो है आपका V2, मैं इसको V2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, V1 से भी कर सकता था, बट V1 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा सैंड को। तो आपने क्या करना है, जो सिल्ट का वॉल्यूम है उस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर, उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन कर लेना है आपने सैंड के वॉल्यूम को, जो कि जस्ट सिल्ट के नीचे होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V1 से, V1 ml से। तो इसी टेस्ट को आपने क्या करना है, 2 टाइम और करना है परफॉर्म, जिससे हमारे पास क्या आ जाए, एक एवरेज वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो पहले समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया है तो अभी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक टेस्ट है, इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी ये वीडियो हमारी, इस वीडियो को हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आपको देखते हैं कैसे टेस्ट परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया इसको, ये आपका 1% NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये NaCl है जिसको हमने क्या किया था, 100 ml वाटर प्लस 1 ग्राम NaCl से बना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा भी यहाँ पे 100 ml वाटर एंड 1 ग्राम NaCl, तो आपका बन जाएगा 1% सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस सैंपल को इस मेजरिंग सिलेंडर में फिल करना है, जो मेजरिंग सिलेंडर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
कहां तक फिल करना है आपको? 50 ml तक। तो ये 50 ml तक फिल हो गया। तो यहां पे है 100 ml। तो अब हम क्या करेंगे, सैंड को इसमें फिल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि वो लेवल कहां तक ना आ जाए, 100 ml तक। तो ये हमारा 100 ml तक आ गया। थर्ड स्टेप में अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे और 150 ml तक इसको ले आएंगे। अब इसको हमने क्या किया, शेक किया। देन इसको हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया और आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, एक तो लेयर बन गई है सैंड की नीचे, और उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देखोगे आप तो वहां पे आपको दिखेगी एक सिल्ट की एक छोटी सी लेयर आपको वहां पे दिख रही होगी। तो आपको उसी रीडिंग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑफ सैंपल V1, मतलब सैंपल का कहने का मतलब है यहाँ पे जो सैंड का लेवल है। तो फर्स्ट टाइम हमारा वो आया 96, उसकी रीडिंग कितनी है, 96 ml। एंड वॉल्यूम ऑफ सिल्ट V2 जो हमारे उसका थोड़ा सा एक छोटी सी लेयर दिख रही थी हमें, वो हमने नोट डाउन की 4। तो परसेंट ऑफ सिल्ट जो हमारे पास आता है वो कैसे आता है, V2 अपॉन V1 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा कितना, 4 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। तो पहली रीडिंग आ गई 4.17, दूसरी रीडिंग हमारी आई 5 और 98, तो इससे हमारे पास आ गया 5.1, थर्ड रीडिंग से आ गया 5.26। 5 हमारा वॉल्यूम ऑफ सिल्ट और वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमारे पास आ गया 95। तो तीनों का एवरेज करने पे हमारे पास वैल्यू हो गई 4.84%। ठीक है, देन कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, 4/96, 5/98, 5/98। तो इसके बेसिस पे हमने एक एवरेज सिल्ट कंटेंट निकाल दिया जो हमारे पास आ गया कितना, 4.84%। ये हमारा एवरेज सिल्ट कंटेंट। तो एवरेज सिल्ट कंटेंट इन गिवन सैल्ट सैंपल इज 4.84%। ये हमारा लास्ट में आ गया रिजल्ट। तो ये ही हमारा एम था कि हमारा जो सैंड सैंपल है उसमें कितना सिल्ट कंटेंट अवेलेबल है, 4.84%, विच इज लेस देन 6%, मीन्स दैट इज विद इन परमिसिबल लिमिट। तो हमारी जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी थी, 6%। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एवरेज सिल्ट कंटेंट है सैंड सैंपल में वो एक परमिसिबल लिमिट में है, 6%। तो लास्ट में इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या आपको ध्यान रखना है टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम। आपका जो एपरेटस है वो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले और बाद में हमेशा आपको क्लीन करके ही जाना है लैब से। एंड सेकंड थिंग, जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो तो वेइंग जो भी आप करोगे, जो भी आप क्या करोगे, वेट मेजर करोगे, वो वेरी केयरफुली करना है। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल जो था टू डिटरमाइन सिल्ट इन फाइन एग्रीगेट वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। So hello students, we are performing your next practical in this video, which is a part of your course of subject concrete technology. So hello students, in this video we will perform a practical of your subject concrete technology. So let's start. So हमारा जो next practical है इस वीडियो में वो है टू डिटरमाइन नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये टेस्ट है हमारा टू डिटरमाइन नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो आप समझते हैं इसमें थ्योरी पोर्शन, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपको कि आपको कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो पहले उसका रीजन समझना है। तो बेसिकली बल्किंग क्या होती है, बल्किंग होती है हमारी सैंड की कि लूजनेस ऑफ सॉइल, अगर हम क्या करेंगे अपनी जो सॉइल है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, उस सैंड को अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें बल्किंग आएगी। बल्किंग आप समझ ही गए होंगे, बल्क मीन्स उसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज जो आ रहा है उसी को हम कहते हैं बल्किंग। ठीक है, तो बल्किंग को अगर मैं मैथमेटिकली समझाऊं आपको तो डिफरेंस बिटवीन, यहां पे लिखा भी है अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन
volume of loose soil to saturated soil is known as bulking of sand. तो difference between volume of loose sand and वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, और सैचुरेटेड सॉइल मींस एक ऐसी सॉइल जिसके जो पोर्स हैं, जो वॉइड्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर. अगर हम किसी सॉइल के वॉइड्स को फिल कर लें वाटर से तो वही उसकी क्या होती है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है. तो बेसिकली हम इस बल्किंग यही है कि उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम में चेंज आता है. ठीक है, तो वाटर रिड्यूसेस द पोर्स इन द सैंड एंड कॉम्पैक्ट द सॉइल. तो बल्किंग हमारे सैंड में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी सॉइल बार बार वॉल्यूम चेंज कर रही है तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यही है बल्किंग परसेंट. जैसे हमारे पास अदर केसेस में लिमिट्स होती हैं कोड की, तो सिमिलरली बल्किंग परसेंट शुड नॉट बी मोर देन 40% फॉर सैंड्स. तो 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सैंड्स में. ठीक है, क्यों? 40% से ज्यादा होगी तो जो आपकी कंक्रीट है वहां पे आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. एपरेटस रिक्वायर्ड. इस केस में हमें जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, फर्स्ट वन इज मेजरिंग सिलेंडर. आप सभी लोगों को पता है मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है. एक कंटेनर आपको इसमें चाहिए होगा. थर्ड वन इज स्टील रॉड ऑफ 6 mm डाया एंड फोर्थ वन इज सैंड. तो आपको इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेजरिंग सिलेंडर, कंटेनर, स्टील रॉड एंड सैंड. आपको ये चार इसमें रिक्वायरमेंट होंगे एपरेटस की. ऑब्वियसली बात है, सैंड तो का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, कंटेनर चाहिए और स्टील रॉड चाहिए जो 6 mm डाया की है. अभी हम इसको वीडियो में और अच्छे से समझेंगे. प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है उसमें क्या करना है, आपको एक डैम्प सैंड को रख लेना है. कहां तक? 200 ml तक. कि जो आपका मेजरिंग सिलेंडर था ऐसा, उसमें आपने क्या किया, 200 ml तक इस सैंड को फिल कर दिया. फिर फिल करने के बाद आपको उसको बाहर निकाल देना है और एक कंटेनर में रख देना है. ऐसे आपने उस टेस्ट पहले 200 ml तक उस सैंड को उसमें फिल किया, उसके बाद उस सैंड को बाहर निकाल दिया एक कंटेनर में. ठीक है, इसके बाद उसी सिलेंडर में अब हम क्या करेंगे, 200 ml तक नहीं बट कहां तक, 100 ml तक क्या करेंगे, सिलेंडर को फिल करेंगे. किससे? वाटर से. तो वाटर से हमने अब क्या करा, इसी सिलेंडर को पहले तो हमने सैंड से फिल किया था 200 ml तक. अब उस 200 ml को हमने बाहर किसी कंटेनर में रख दिया. अब इसको सिर्फ 100 ml वाटर तक हम इसमें फिल करेंगे. अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो आपका ये सिलेंडर है 100 ml तक तो इसमें वाटर है, यहां तक इसमें वाटर है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 by 1 इसमें क्या करना है, आपने सैंड को फिल करना है. सैंड को क्या करेंगे, हम इसमें फिल करेंगे धीरे धीरे 2-3 स्टेप्स में. ठीक है, 2-3 स्टेप में इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सैंड को फिल करेंगे. ठीक है, अब इस सैंपल को आप इसमें क्या करेंगे, सेटल डाउन होने के लिए. देखो इसमें वाटर तो आपका था ऑलरेडी, यहां से आपने सैंड को क्या करा, इस सिलेंडर में रखना है धीरे धीरे. ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे हम इसमें, जब इस सैंड को डालेंगे इसमें तो धीरे धीरे वाटर का लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा. धीरे धीरे आपका क्या होगा, वाटर का लेवल ऊपर उठेगा. राइट, तो अब हमें क्या करना है, इस सैंड को जब आपने इस वाटर में ऐड कर दिया, कुछ देर के लिए सैंपल को छोड़ दो तो सैंड धीरे धीरे क्या होगी, वाटर में नीचे सेटल डाउन होगी. ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो इस वीडियो से, इस इमेज से ज्यादा समझ में आएगा. पहले आपने क्या किया था, सैंड को 200 ml तक किया था फिल. ठीक है, फिर आपने इसमें वाटर को ऐड किया है. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ये सरफेस है सैंड की, सॉरी वाटर की, इस टाइम इस वाटर का, इस सैंड का लेवल कम होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. तो सिंपल सा रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, पहले तो इस सैंड का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 200 ml था. अब 160 ml क्यों हुआ, बिकॉज देखो ये वॉल्यूम कम हुआ है. वॉल्यूम कम क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है कि अब हमारे सेकंड वाले केस में जो वाटर है उसने सैंड के बीच की जो वॉइड्स हैं उनको फिल कर दिया. जो वॉइड्स थी, जो गैप था सैंड के पार्टिकल्स के बीच में, उस वॉइड में कौन चले गया, वाटर चले गया. तो कंप्लीटली वो कैसी हो गई, सैचुरेटेड सैंड बन गई. अब वो सैचुरेटेड सैंड जब बन गई तो अब क्या होगी, वो सैंड कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. और इस केस में उसमें क्या हो गया, 160 ml का क्या हो गया, वॉल्यूम आया इसमें. ठीक है, तो इसी टेस्ट को आपको 2 बार परफॉर्म करना है. ठीक है, तो ये एक वीडियो है इसकी. सबसे पहले हमने क्या किया, सैंड का यहां पे सैंपल लिया. ठीक है,
फिर हमारे पास ये मेजरिंग जार है या मेजरिंग सिलेंडर है। ये हमारे पास स्टील रॉड है जिसकी मैंने आपको बताया था। स्केल की हेल्प से आप इसमें मेजर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट से हमने इस मेजरिंग सिलेंडर को फिल किया 200 ml तक। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, जो सैंड रखी थी उसको साइड में दूसरे कंटेनर में डाल दिया और अब हम मेजरिंग सिलेंडर में क्या फिल करेंगे, 100 ml वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, अब वाटर के ऊपर हम दोबारा से क्या करेंगे, सैंड को फिल करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, टैंपिंग रॉड से हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कराएंगे। ठीक है, जिससे कि सैंड और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब आपकी कंप्लीट सैंड उसमें मिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कुछ देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस केस में आप नोट करोगे कि जो आपका वॉल्यूम है 175, जैसे इनकी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, पहले 200 ml था, बट इस केस में अब हमारा जो सैंड सैंपल है वो कैसा हो गया, सैंड का वॉल्यूम इस केस में कम आया है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है। वॉल्यूम ऑफ लूज सैंड, 3 बार हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया है। ये 3 टाइम की रीडिंग है, सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3 की रीडिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका आया, ये एक टाइम परफॉर्म किया, ये दूसरी बार परफॉर्म किया और ये तीसरी बार परफॉर्म किया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लूज सैंड तो तीनों ही केस में हमारा कैसा रहेगा, 200 200 200। वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड, मतलब जो दूसरा वॉल्यूम आया, एक केस में आया 160 mm, एक बार आया 163 और एक बार आया 169। तो बल्किंग ऑफ सैंड इक्वल्स टू 200 माइनस y अपॉन y इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है बल्किंग ऑफ सैंड का। ठीक है, यहां पे ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो 200 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे केस में वॉल्यूम ऑफ लूज सैंड है। वॉल्यूम ऑफ लूज सैंड है हमारी 200 ml। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड है हमारी 160 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड है 160 ml और वॉल्यूम, फर्स्ट वाली रीडिंग बता रहा हूं मैं, 160, ये मत बोलना है 160 कैसे आया, तो ये मैं फर्स्ट वाली कैलकुलेशन शो करा रहा हूं। तो 200 माइनस y अपॉन y इंटू 100, सो वॉल्यूम ऑफ लूज सैंड माइनस वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड। तो 200 माइनस 160 अपॉन 160 इंटू 100 विच इज 25%। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट केस में बल्किंग परसेंट। सिमिलरली आपको, ये हमारा 25 है, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, 200 माइनस 163 डिवाइडेड बाई 163 इंटू 100, तो वो आ गया 22.7 एंड थर्ड वन इज 18.34%। तो ये जो आपका 22% है एवरेज बल्किंग परसेंटेज, ये हमारा क्या है, परमिसिबल लिमिट में है। स्टार्टिंग में याद है ना परमिसिबल लिमिट कितनी थी, ये थी हमारी परमिसिबल लिमिट कितनी, 40%। लास्ट में दिख रहा है ना, बल्किंग परसेंट शुड नॉट बी मोर देन 40% फॉर सैंड। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22.01%, विच इज अगेन लेस देन 40%। सो ये जो हमारा सैंपल है ये परफेक्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो हमारा सैंड सैंपल अलाउ हो सकता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। सो प्रिकॉशन, इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, अगेन वही कि जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो एपरेटस होना चाहिए वो जब आप टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। एंड ये भी आपको एक हैबिट रखनी है हमेशा लैब में कि जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद जो एपरेटस हैं उनको वैसे ही क्लीन करके आप उस लैब में रख दें। ठीक है, तो आई होप आपको बल्किंग टेस्ट समझ में आ गया होगा कि हम ये टेस्ट को परफॉर्म क्यों करते हैं और इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, उसका भी प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।